ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसने अपनी सबसे घातक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल की एक तस्वीर जारी करते हुए यह दावा किया कि यह दुनिया की सबसे घातक और सबसे ताकतवर मिसाइल होगी, जो दुनिया के किसी भी देश को मिटाने की क्षमता रखती है। ईरान ने अपनी इस महाशक्तिशाली मिसाइल का नाम खैबर रखा है, जो 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। बताया गया कि 1500 किलो वजनी इस मिसाइल से ईरान पलक झपकते ही किसी भी इलाके को शमशान में बदल सकता है। और ईरान के इस ऐलान ने अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका और बाकी देशों ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगा रखी थी, लेकिन उसने उनकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसके कब्जे वाले क्राइमिया में रूस की सेना ने 6 घातक ड्रोन मार गिराए। क्राइमिया में हुए ड्रोन हमले के लिए एक बार फिर रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की की फौज को जिम्मेदार ठहरा दिया और यह दावा किया कि यूक्रेन ने एक साथ क्राइमिया के कई इलाकों में ड्रोन से हमला बोला, लेकिन रूस ने सभी ड्रोनों को ढेर कर दिया। हालांकि रूस ने यूक्रेन की तरफ से किए गए इस ड्रोन हमले का कोई वीडियो जारी नहीं किया, लेकिन उसने आरोप लगाया कि यूक्रेन क्राइमिया को निशाना बनाने की पूरी कोशिश में जुटा है और वो पुतिन से क्राइमिया को किसी भी तरीके से छीनना चाहता है। वहाँ 2014 से ही रूसी सेना का राज है। यही नहीं, पुतिन कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि वो क्राइमिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ईरान के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ईरानी सेना ने उस आतंकवादी संगठन के ठिकाने पर हमला कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से कई हथियार, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये आतंकी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, जिसके लिए उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखा था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही उनकी प्लानिंग की जानकारी ईरान के खुफिया विभाग को लग गई, जिसके बाद ईरान सेना ने आतंकियों के इस ठिकाने पर हमला बोल दिया। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की बम धमाकों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया और दावा किया कि हमास उत्तरी इजराइल में एक बस में बम धमाके की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि धमाके का प्लान अंजाम तक पहुंचता, हमास का लड़ाका इजराइल के हाथ लग गया। पकड़े गए संदिग्ध की पहचान उत्तरी इजराइल के रहने वाले मोहम्मद नादिर के रूप में बताई गई। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि पकड़े गए संदिग्ध को हमास ने अपनी ब्रिगेड में भर्ती किया था, जिसके बाद उसने इजराइल में हमले के लिए जगह तलाशी और इसकी जानकारी हमास तक पहुंचाई। हमास का प्लान उत्तरी इजराइल से मध्य इजराइल को जोड़ने वाली बस लाइन को उड़ाने का था, जिसके लिए उसका लड़ाका विस्फोटक की तलाश में था, लेकिन इससे पहले कि वो धमाके को अंजाम दे पाता, इजराइल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए। ये वही वैगनर ग्रुप है जिसे पुतिन का सबसे भरोसेमंद ग्रुप माना जाता है, जिसके लड़के बहुत ही खूंखार होते हैं। रूस के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत पर कब्जे की लड़ाई में अपने सबसे ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से आधे से ज्यादा रूस कैदी थे। ये वो सैनिक थे जिन्हें युद्ध में भेजे जाने से पहले बहुत कम ट्रेनिंग दी गई थी। У них было на начало спецоперации условных 500 танков. साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन की सेना अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिले हथियारों की वजह से पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और माना जा रहा है कि इसी वजह से वैगनर ग्रुप ने बखमुत से हटने का ऐलान कर दिया और अगर वो वहां से हट गए तो बखमुत में रूस की सेना अकेली पड़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया ने तो इसे वैगनर ग्रुप की पुतिन से बगावत तक कह दिया, क्योंकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बखमुत छोड़ने की तारीख बता दी। वैगनर चीफ ने वीडियो में जानकारी दी कि वैगनर ग्रुप के सैनिक बखमुत से हटने वाले हैं और वो 1 जून को वहां से हट जाएंगे। साथ ही वो अपने सारे हथियार रूस की सेना को सौंप देंगे। वैगनर ग्रुप के इस ऐलान के बाद रूस की सेना से उनकी तल्खियां खुलकर सामने आ गई, क्योंकि जो बखमुत पुतिन की नाक का सवाल बन चुका था, उस पर जीत का दावा करने के बावजूद वैगनर ग्रुप ने युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्रालय पर कम हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिकों की जान जा चुकी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मिलना इस बात का इशारा है कि रूस ये जंग बहुत बुरी तरह हारने वाला है। यूक्रेन कई महीनों से F-16 जेट पाने के लिए अमेरिका के पीछे पड़ा था और पिछले हफ्ते बाइडेन यूक्रेन की मांग पूरी करने को तैयार हो गए, जिसके बाद से ज़ेलेंस्की के तेवर एकदम आक्रामक है। इस बार तो उन्होंने पुतिन को सीधे सीधे कह दिया कि यूक्रेन के हाथ F-16 लगने का मतलब है जंग में रूस की उल्टी गिनती शुरू होना। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञ भी काफी वक्त से कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन को जंग जितानी है तो उसकी वायुसेना को जबरदस्त ताकत देनी होगी और ये तभी होगा जब यूक्रेन को F-16 जैसा दमदार जेट मिलेगा। आखिरकार अमेरिका मान गया, जिसके बाद पोलैंड समेत कुछ दूसरे नेटो देशों में यूक्रेन के पायलटों को F-16 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर यूक्रेन के खुफिया विभाग एक अफसर के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सेना की हिट लिस्ट में हैं और उन्हें मारने के लिए यूक्रेन की सेना ने प्लान भी तैयार कर लिया है। इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन अटैक भी हुआ था।
हालांकि तब यूक्रेन ने इनकार कर दिया था कि उसने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर ने यह कबूल किया कि उनके जासूस पुतिन की हत्या की प्लानिंग में जुटे हैं। इसके लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में उन्हें तैनात भी कर दिया गया। यूक्रेन के एक ऑफिसर ने यह दावा किया है कि पुतिन भी इस बात को जानते हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर ने दावा किया कि रूस में भी काफी लोग उनके समर्थन में हैं और वो चाहते हैं कि एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर पुतिन को खत्म कर दिया जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के खुफिया विभाग के जासूस पुतिन के करीबी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को भी मारने की कोशिश में हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की मदद के बाद जर्मनी की सेना में तोप और टैंकों की कमी हो गई, जिसकी भरपाई के लिए वो अब भारी मात्रा में दूसरे देशों से इन्हें खरीदेगा। रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को जर्मनी ने 18 लेपर्ड 2 टैंक और भारी मात्रा में गोला बारूद दिया था, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना ने जंग के मैदान में पुतिन की फौज को सबक सिखाने में किया। यूक्रेन को सप्लाई के बाद अब अपनी सेना में तोपों और टैंकों की कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 57 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 5000 करोड़ से 18 लेपर्ड 2 टैंक और 24 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2000 करोड़ की कीमत से 12 होवित्जर तोप खरीदी जाएंगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2026 तक इस खरीद को पूरा कर लिया जाएगा। इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की संसद ने 28 होवित्जर तोप खरीदने को मंजूरी दी थी। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच हुई एक डील से बुरी तरह भड़क गए। तीनों देशों के बीच ये समझौता जापान में हुई G7 की बैठक के दौरान हुआ, जिसके मुताबिक दक्षिण कोरिया किम जोंग उन की तरफ से दागी गई हर मिसाइल का डेटा अमेरिका और जापान के साथ साझा करेगा। मतलब अब किम जोंग उन के खिलाफ बाइडेन ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसमें उनका साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी देंगे। ये तीनों देश मिलकर किम जोंग उनकी हर हरकत पर पैनी नजर रखेंगे और फौरन आपस में जानकारियां एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। जिसकी खबर लगते ही किम जोंग उन का पारा चढ़ गया। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका ये सब उसे कुचलने के लिए कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका को इसमें कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के हैकरों पर अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी, क्योंकि ये हैकर अमेरिका के लोगों के खातों में सेंधमारी कर रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका को 100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ। बताया गया कि यह हैकिंग इतने गुपचुप तरीके से की गई कि इसके बारे में अमेरिका को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि दावा है कि उत्तर कोरिया के हैकर साइबर हमले के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी मदद से वो कहीं पर भी आसानी से सेंध लगा सकते थे। ऐसे में अमेरिका की जांच एजेंसियों ने सबसे पहले इन हैकरों के बारे में पता लगाया और फिर इन्हें बैन कर दिया। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से भी यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अहम जानकारियां हैक कर ली गई थी। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के परमाणु हथियार के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई। दोस्ती के 70 साल पूरे होने पर दोनों देशों की सेनाओं ने उत्तर कोरिया की सीमा के पास अभ्यास किया और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए किम जोंग उन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई। पिछले 70 साल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इससे पहले दोनों देशों की सेनाओं ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल 2017 में की थी। 6 साल बाद एक बार फिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम को अपनी ताकत दिखाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका के घातक और खतरनाक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ताकतवर टैंकों ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 25 मई से 15 जून तक चलेगी, जिसके बाद चीन भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 80 घंटे तक लंबी चौड़ी मिलिट्री ड्रिल की, जिसकी अगुवाई चीन के 10,000 टन के जंगी जहाज ने की और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि वो आग से खेलने की गलती न करे, क्योंकि अगर अमेरिका चीन की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो चीन उसे खून के आंसू रुला देगा। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है और इसलिए वो वहां टापू बनाकर उन पर अपने हथियार भी तैनात कर चुका है, मगर अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता। इसलिए उसकी सेना दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाती रहती है और कई बार वहां दोनों देश आमने सामने आ जाते हैं। और अमेरिका से इसी तनातनी की वजह से चीन ने अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एक कंपनी से बैन हटाने से मना कर दिया। अमेरिका की मांग थी कि चीन जल्द से जल्द उसके देश की कंपनी से बैन हटा दे, लेकिन चीन ने अमेरिका की मांग ठुकराते हुए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पर बैन जारी रखने का फैसला लिया। चीन का आरोप है कि इन चिप के जरिए अमेरिका उसकी जासूसी कर रहा था, साथ ही वो चीन से जुड़ी खुफिया जानकारियां ताइवान और जापान तक भी पहुंचा रहा था। दावा है कि इसी से निपटने के लिए चीन ने 1 साल पहले से ही अमेरिकी चिप के इस्तेमाल को काफी हद तक घटा दिया था और फिर अचानक उसने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पर ही बैन लगा दिया और अमेरिका के कई बार कहने के बावजूद उसने अपने इस फैसले को बदलने से साफ इनकार कर दिया।